Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 3rd of March 2025. 3 मार्च 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करेंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, डू शेयर इट अमंग फ्रेंड्स। लाइक ज़रूर किया करिए, जो थम्स अप रहता है उससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट में आपको जो करना है, मतलब तारीफ़ के 2 शब्द कहने हैं या बुराई के 4 शब्द कहने हैं, वो आप सब कह सकते हैं। तो प्लीज़ डू दैट इन द कमेंट सेक्शन। स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले सवालों के साथ कुछ प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि थोड़ा फैक्चुअल है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। इनके आंसर आई होप आप लोग कर पाएंगे। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज इशूड बाय द कोर्ट to order a public official to perform a duty they have refused to perform। मतलब कोई अगर पब्लिक ऑफिशियल अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा हो तो कौन सी रिट इशू होती है? ऑप्शंस आर ए हेबियस कॉर्पस, बी मैंडेमस, सी सर्शियोररी या डी क्वो वारंटो। तो आपको बताना है इनमें से कि कौन सी रिट इशू की जाती है फॉर अ पब्लिक ऑफिशियल हु इज नॉट परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी। तो बहुत ही आसान सवाल है, आप लोग आई होप कर पाएंगे। अच्छा, जो भी आंसर रहेगा उसका मुझे मतलब जरूर बताइएगा आप, ठीक है ना। जैसे हिबियस कॉर्पस का भी एक मतलब है, मैंडेमस का एक मतलब है, सर्शियोररी का एक मतलब है, क्वो वारंटो का मतलब है, तो उसका मीनिंग जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? ऑप्शंस आर ए टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, बी टू डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, सी टू वोट इन इलेक्शंस या डी टू अपहोल्ड द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये बहुत ही आसान सवाल, अगेन इजी क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है सी, ठीक है। पहले क्वेश्चन का मैंने आपको नहीं बताया, आपके लिए छोड़ दिया है, तो वो आप अटेम्प्ट करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। और दूसरे का आंसर मैंने आपको बता दिया, टू वोट इन इलेक्शन। ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, नहीं लिखी है, मतलब जो फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51A है। तीसरा सवाल बहुत ही अच्छा सवाल, व्हाट इज द मिनिमम एज टू रिक्वायर्ड टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। अब राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज क्या है? ऑप्शंस आर 21 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स या 35 ईयर्स। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, इसका आंसर आप लोग मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में करके बताइए, बिकॉज आई वांट टू नो कि रियली आपने कितने डिटेल में लक्ष्मीकांत पढ़ी है। तो प्लीज डू टेल मी दैट ऑल्सो। स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज एनालिसिस को। सबसे पहले तो फ्रंट पेज की पहली न्यूज, इन अ फर्स्ट प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट लैंड्स अपराइट ऑन मून। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि एक प्राइवेट एयर स्पेसक्राफ्ट अपराइट लैंड किया हो। अपराइट मतलब सीधे सीधे, साइडवेज लैंड नहीं किया हो। जो तो अभी रिसेंटली एक यूएस की सक्सेसफुल कंपनी है प्राइवेट मिशन, जिसका नाम है फायरफ्लाई एरोस्पेस। उसका मिशन था ब्लू घोस्ट मिशन 1। याद रखिएगा, ब्लू घोस्ट मिशन 1। अगर आपसे कोई पूछता है कि ब्लू घोस्ट मिशन 1 क्या है, तो इट इज द फर्स्ट प्राइवेट मिशन टू लैंड अपराइट ऑन मून। अच्छा, ये याद रखिएगा, फर्स्ट मिशन टू लैंड अपराइट है। ये फर्स्ट मिशन नहीं है, लेकिन फर्स्ट प्राइवेट मिशन नहीं है, सेकंड प्राइवेट मिशन है, ठीक है। देखो लिखा है ना, ओनली द सेकंड प्राइवेट मिशन टू अचीव द माइलस्टोन। लैंडिंग का सेकंड माइलस्टोन, सेकंड मिशन है, लेकिन अपराइट लैंड करने का फर्स्ट मिशन है, ठीक है ना। तो अब सबसे पहली बात तो लैंडिंग का सेकंड है, अगर तो पहली प्राइवेट फर्म कौन सी थी जिसने लैंड किया था मून में? तो ये भी एक सवाल आ जाता है। तो फर्स्ट जो प्राइवेट कंपनी टू सक्सेसफुली लैंड ऑन मून वॉज इंट्यूटिव मशीन्स करके कंपनी। ये भी यूएस बेस्ड कंपनी थी। उनके लैंडर थे नोवा सी लैंडर। याद रखिएगा, नोवा सी लैंडर था जिसका नाम उन्होंने ओडेसियस रखा था। इट टच डाउन द लूनार सरफेस ऑन February 22, 2024। तो याद रखिएगा, इंट्यूटिव मशीन्स करके था, इंट्यूटिव मशीन्स। और एक ये यूएस कंपनी है नोवा सी लैंडर, जिसका नाम था ओडेसियस। उसने टच डाउन किया था लूनार सरफेस को 2024 में, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। सेकंड मिशन मैंने आपको बता दिया, फायरफ्लाई एरोस्पेस का ब्लू घोस्ट मिशन 1। और लैंडिंग कहाँ हुई थी? मॉन्स लट्रेल नाम की जगह है मून में। मून की जगहों के भी नाम आ गए। मॉन्स लट्रेल, इट्स अ वोल्केनिक फॉर्मेशन इन मेयर क्रिसियम ऑन द मून्स नॉर्थ ईस्टर्न नियर साइड। तो मून के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में ये आपका वोल्केनिक फॉर्मेशन है जिसका नाम है मॉन्स लट्रेल। वहाँ के आसपास इसको लॉन्च किया, लैंड किया गया। तो याद रखिएगा, दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आई होप आप ये नाम याद रखेंगे, जो फर्स्ट सेकंड प्राइवेट मिशन है उनके नाम याद रखेंगे। इसके अलावा मॉन्स लट्रेल का नाम जरूर याद रखेंगे। इट्स अ वोल्केनिक फॉर्मेशन, क्योंकि पूछा जा सकता है मॉन्स लट्रेल न्यूज में था क्या है, लिख देंगे भाई फ्रांस की कोई रेलवेज है ना, मॉन्स लट्रेल नाम, क्योंकि मॉन्स नाम इस तरीके के नाम फ्रेंच नेम है, तो ये ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है। तो डोंट डू दैट, याद रखिएगा मॉन्स लट्रेल क्या है, ठीक है ना।
आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो कैन मूव अहेड विद मी, बिल्कुल आप मेरे साथ आगे बढ़ते रहिए। जितना मैंने पढ़ाया उतना ही पढ़िएगा, उससे ज़्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। कल कोई पूछ रहा था सर प्रीलिम्स मेंस, कुछ भी कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रीलिम्स का भी मेंस का भी एडिटोरियल हम डिस्कस करते हैं ना, हर दिन एक दो आर्टिकल हम डिस्कस कर ही रहे हैं, तो वो मेंस का ही प्रिपरेशन है आपका, है ना। एवरी न्यूज आर्टिकल कैन बी यूज्ड इन मेंस, और मैं आपको बताता भी रहता हूँ कई बार कि ये मेंस में आप यूज़ कर लीजिएगा, प्रीलिम्स की न्यूज़ नहीं है, मेंस की न्यूज़ है, तो वो आप ऐसे ही यूज़ करिए, ठीक है ना। रिसर्च टीम डिस्कवर्स 2 more स्पीशीज ऑफ जंपिंग स्पाइडर्स इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कुछ नहीं है इस न्यूज आर्टिकल में, दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो इनके नाम देख लीजिए, क्योंकि कई बार पूछ लेता है कि किसके स्पीशीज है ना, आजकल बहुत पूछता है यूपीएससी, क्योंकि फॉरेस्ट का भी एग्जामिनेशन प्रीलिम्स यही होता है, इसलिए फॉरेस्ट के चक्कर में कई बार एनवायरमेंट कैसे फालतू क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि इस किसकी स्पीशीज है किसकी नहीं है, और हर साल ही पूछ रहा है। तो एपिडेलेक्सिया फैल्सीफॉर्मिस और एपिडेलेक्सिया पेलुस्ट्रिस, ये दो नाम याद रखिएगा, एपिडेलेक्सिया फैल्सीफॉर्मिस और एपिडेलेक्सिया पेलेस्ट्रिस, ये जंपिंग स्पाइडर्स के स्पीशीज हैं। और ये कहाँ मिले हैं, तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शेंदुर्नी, याद रखिएगा केरला की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है शेंदुर्नी, वहां मिले हैं। तो याद रखिएगा इसमें दो, इस आर्टिकल में दो ही चीज इंपॉर्टेंट काम की थी, एक तो इसकी लोकेशन शेंदुर्नी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, तो केरला में है, और दूसरा इनके नाम जो एपिडेलेक्सिया फैल्सीफॉर्मिस, ये सब नाम हमने देखे, ठीक है ना। तो प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दैट एज वेल, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। अब यहाँ पे इंडिया शुड नॉट सपोर्ट अफगानिस्तान मेन क्रिकेट टीम एट द कॉस्ट ऑफ वुमेन हु आर फेसिंग बैन्स बाय द तालिबान। अब यहाँ पे ओलंपिक एथलीट है आपकी मार्जिया हमीदी, शी इज फ्रॉम अफगानिस्तान, जिन्होंने अफगानिस्तान को छोड़कर बाहर निकल आई, भाग गई थी वहां से, और ऑब्वियसली बात है तालिबान के टेक ओवर के बाद, क्योंकि उसके बाद महिलाओं की हालत भी आपको देखने लायक रहेगी वहां पे अफगानिस्तान में, आपने देखी होगी क्या हालत हो गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमीदी का ये कहना है कि लेट अस एग्जिस्ट प्लीज, है ना, एंड शी वॉज अ ताइक्वांडो चैंपियन, याद रखिएगा अफगानिस्तान से है, ताइक्वांडो चैंपियन है। टोक्यो ओलंपिक्स में तो ये फ्लैग बियरर भी थी अफगानिस्तान की, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, मार्जिया हमीदी। और उन्होंने कहा कि इंडिया के जो लोग हैं और इंडिया के जो गवर्नमेंट है वो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को बहुत सपोर्ट कर रही हैं, बट वी आर फेसिंग बैन्स देयर, तो इस ऐसे में आपको उनकी क्रिकेट टीम को भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए जब वुमेन की हालत ये है। तो और कोई गलत भी नहीं कह रहे है ना, बट उसमें मेन क्रिकेट टीम की थोड़ी गलती है यार, गलत ही कह रहे हैं, क्या बोलते हैं। आप लोगों को क्या लगता है, प्लीज डू टेल मी। साइंस की अगर हम बात करें तो एक बहुत अच्छा टॉपिक यहाँ पे आता है, यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप डिस्कवर्स न्यू आइंस्टीन रिंग इन द नियर बाय गैलेक्सी। तो इसमें 2 से 3 टॉपिक ऐसे हैं जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो आइंस्टीन का प्रेडिक्शन क्या था, तो आइंस्टीन ने बहुत पहले एक ग्रेविटेशनल लेंसिंग नाम की चीज बताई थी, ग्रेविटेशनल लेंसिंग नाम की चीज बताई थी। उन्होंने कहा था जब मैसिव ऑब्जेक्ट्स है, गैलेक्सीज हैं, जो बहुत बड़े बड़े मैसिव ऑब्जेक्ट्स हैं, वो बेंड करते हैं लाइट को फ्रॉम बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, दे बेंड लाइट फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट्स, और इसी को उन्होंने कहा था कि ये ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहलाती है, ठीक है ना। तो मास बहुत जो मैसिव ऑब्जेक्ट्स होते हैं गैलेक्सीज जैसे, दे बेंड लाइट फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना, एक्टिंग एज ग्रेविटेशनल लेंसेज। एंड जैसे लेंस नहीं, लेंस से कोई लाइट पास होती है तो बेंडिंग होने लगती है, आपने कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस पढ़े होंगे, उसमें ऐसे किस तरीके से आती है फिर फोकस से पास होती है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे ऑथर ने वही सॉरी यहाँ पे ग्रेविटेशनल लेंसिंग का ही कंसेप्ट बताया था आइंस्टीन ने भी, और दिस इफेक्ट कैन क्रिएट आर्क लाइक स्ट्रक्चर्स। याद रखिएगा उन्होंने ये भी कहा था आइंस्टीन ने कि जब ये ग्रेविटेशनल लेंसिंग होती है ना तो एक आर्क लाइक स्ट्रक्चर बनता है, और बहुत रेयर केसेस में जब परफेक्ट अलाइनमेंट रहता है तो एक पूरा का पूरा सर्कुलर पैटर्न बन जाता है, जिसको आइंस्टीन रिंग बोला गया था, ठीक है ना। याद रखिएगा दिस इज व्हाट ही सेड कि जब बेंडिंग होगी, जब ग्रेविटेशनल लेंसिंग होगी तो आर्क लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखने लगेंगे, और अगर परफेक्ट अलाइनमेंट है ऑब्जेक्ट्स का, है ना, बैकग्राउंड का और ऑब्जेक्ट का परफेक्ट अलाइनमेंट है, तो एक सर्कुलर पैटर्न बन जाएगा जिसको आइंस्टीन रिंग बोलते हैं। तो इसी को याद रखिएगा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो यूक्लिड स्पेस मिशन है, याद रखिएगा 2023 में इसको लॉन्च किया गया है यूक्लिड स्पेस मिशन को। इसका मेन एम है डार्क मैटर, डार्क एनर्जी को स्टडी करना। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है यूक्लिड, और उसने डिस्कवर किया ये आइंस्टीन रिंग इन सम गैलेक्सीज, NGC 6505 करके गैलेक्सी है, उसमें आइंस्टीन रिंग डिस्कवर की है। और इसको सबसे पहले देखने वाले थे ब्रूनो एल्टियरी इज एस्ट्रोनॉमर, और इसी के कारण इसका जो नाम है एल्टियरी रिंग भी रखा गया है, एल्टियरी रिंग, ठीक है ना, ब्रूनो एल्टियरी के कारण इसका नाम एल्टियरी रिंग भी रखा गया है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग एंड आइंस्टीन थ्योरी में अगर मैं आपको बताऊं तो आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है,
इसने बताया था कि जो मैसिव ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये स्पेस टाइम को वॉर्प कर देते हैं, ठीक है ना। और जब ये वॉर्प करते हैं, मतलब एक तरीके से दबाते हैं, तो ये लाइट को बेंड कर देते हैं अपने अराउंड, दे बेंड द लाइट अराउंड देम, और ये बेंडिंग क्रिएट करती है डिस्टॉर्टेड इमेज ऑफ द बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट्स, और इसी के कारण कई बार परफेक्ट सर्कल, आइंस्टीन रिंग जिसको हम बोल रहे हैं, वो भी क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, आइंस्टीन रिंग जो है इट्स अ स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशनल लेंसिंग, है ना। ग्रेविटेशनल लेंसिंग जब बिल्कुल परफेक्ट हो, अलाइनमेंट परफेक्ट हो, तो आइंस्टीन रिंग बनती है, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिशन का नाम याद रखेगा, जो मैंने चीज़ें बताई वो याद रखेगा, ये मोर देन इनफ है। अभी 28 फरवरी को प्लानिटरी परेड थी। प्लानिटरी परेड क्या होती है कि जब प्लैनेट्स एक दूसरे के बिल्कुल सामने सामने आ जाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे परेड में चल रहे हो, ठीक है ना। तो अभी 7 प्लैनेट्स थे जो सामने आ गए थे एक दूसरे के 28 फरवरी के आसपास, और मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये प्लैनेट्स थे जो पूरे सामने आ गए, ठीक है ना, आ गए थे, ठीक है। तो प्लानिटरी परेड इन्हें कहा जाता है। आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। एंड ठीक है, बहुत बहुत बड़ा इवेंट नहीं है प्लानिटरी परेड, हर साल होता रहता है, हर 4-5-6 साल में होता रहता है, इसलिए बहुत बड़ा इवेंट नहीं है। अब यहाँ बात करते हैं एडिटोरियल पार्ट की। अब देखो, एडिटोरियल में आज हम डिस्कस करेंगे 2 बहुत ही प्यारे एडिटोरियल, जिसमें ये वाला तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, गेटिंग केयर इन इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा एडिटोरियल है। और दूसरा एडिटोरियल, द स्टूडेंट इन द 3 लैंग्वेज डिबेट, इसमें हम कुछ क्रक्स पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला आप सबको पता है ना, 3 लैंग्वेज डिबेट आप सबको पता है ना, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें 3 लैंग्वेज के बारे में मेंशन है। अब ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या बोलता है? ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला बोलता है कि आपको 3 लैंग्वेजेस सीखनी है ना। जैसे कि एक तो आपकी मदर टंग हो गई, एक आपने इंग्लिश सीख ली, और तीसरी कोई भी आप इंडियन लैंग्वेज सीख सकते हैं, कोई भी इंडियन लैंग्वेज आप सीख सकते हैं जो भी आपको लगता है कि दैट इज गुड, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई इम्पोजिशन नहीं है, हालांकि तमिलनाडु और इन स्टेट्स का कहना है कि ये दिस हैज़ बीन डन इन ऑर्डर टू इम्पोज हिंदी, बट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी किसी लैंग्वेज का नाम नहीं लेती है, तो वो कहती है अपने आप को कि मैं भाई कोई इम्पोज नहीं कर रही हूँ आपके ऊपर लैंग्वेज, आप तो जो सीखना चाहो, बट हाँ 3 में से 2 लैंग्वेज जो है वो इंडियन होनी चाहिए, और एक इंग्लिश आप सीख सकते हो, या जो भी आपको फ्रेंच सीखनी है, जर्मन सीखनी है, आप जो सीखना चाहो, ठीक है ना। दैट इज व्हाट यू कैन डू। अब देखो यहाँ पे ऑथर ने जो आर्ग्यूमेंट्स दिए वो ये दिए कि भाई क्यों नहीं होना चाहिए 3 लैंग्वेज, ठीक है ना, व्हाई 3 लैंग्वेज शुड नॉट बी देयर। ऑथर ने कहा देखो, 3rd लैंग्वेज अगर आएगी तो ऑब्वियस सी बात है बेटर कम्युनिकेशन तो होगा ही होगा, है ना, लोग ज़्यादा बेटर कम्युनिकेट कर पाएंगे, लेकिन उन्हीं लोगों से कर पाएंगे जो वो तीसरी लैंग्वेज बोलते हो, ठीक है ना। दैट इज द फर्स्ट थिंग विच यू शुड अंडरस्टैंड, कि यूनिवर्सैलिटी को नहीं प्रमोट करेगा ये, और लोकलाइजेशन को प्रमोट करेगा, ठीक है। इट विल नॉट इम्पोज, इट विल नॉट इनहांस यूनिवर्सलाइजेशन, इट विल इनहांस ओनली द लोकलाइजेशन, ठीक है ना। दूसरा ऑथर ने ये कहा है कि जो स्टेट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन है वो कंट्री में पूरा बहुत अच्छा नहीं है, दैट इज पैथेटिक। प्राइमरी एजुकेशन का लेवल ही अच्छा नहीं है, और ऐसे में अब आप क्या कर रहे हो कि एक और तीसरी लैंग्वेज जोड़ दोगे, जिसमें कि जहाँ बच्चे बेसिक प्रोफिशिएंसी लैक कर रहे हैं, बेसिक लिटरेसी लैक कर रहे हैं, बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स लैक कर रहे हैं, वहाँ पे एक 3rd लैंग्वेज सिखाना दैट इज आई थिंक नाइदर नीडेड और नॉर नेसेसिटी, है ना, जरूरत भी नहीं है और उसकी आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। तीसरा ऑथर ने ये रीजन दिया कि बहुत सारे स्कूल जो हैं वहाँ पे कॉम्पिटेंट टीचर्स नहीं है ना, तो फिर जितने एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं उसी के कॉम्पिटेंट टीचर नहीं है। अब आप क्या बोल रहे हैं कि 3rd लैंग्वेज एक और एक्स्ट्रा लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, तो आपको नए रिक्रूटमेंट करने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब जो फंड आपके पास इतना ऑलरेडी शॉर्ट फंड है विच इज़ देयर फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, अब आप उसको भी इस हायरिंग में लगा दोगे तो ऑब्वियस सी बात है फिर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर पाओगे। तो ऑथर ने कहा कि 3rd लैंग्वेज जो है वो एडेड फाइनेंशियल बर्डन भी है, जिस कारण से आप अपने स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप नहीं कर पाओगे, एंड इसका पूरा बजट तो आप नए नए टीचर्स के रिक्रूटमेंट में ही लगा दोगे, ठीक है ना। द इंफ्रास्ट्रक्चर विल सफर एज अ कॉस्ट ऑफ दिस। चौथा उसने रीजन दिया है कि 3rd लैंग्वेज इज नाइदर दी ओनली नॉर अ सुपीरियर वे टू इनकलकेट वैल्यूज, है ना, जो शेयर्ड सेंस ऑफ हिस्ट्री है, ये सारी चीजें, इंटीग्रल लर्निंग है, ये सब प्रमोट करने के लिए, इनकलकेट करने के लिए 3rd लैंग्वेज इज नॉट द मीडियम, ठीक है ना, दैट इज नॉट द राइट वे टू डू सो, है ना। कि आपको लग रहा है कि हिस्टोरिकल हमारे उसकी सब चीज़ें सीखें लोग, बच्चे ये लैंग्वेजेस की हो, तो वो दैट इज नॉट अ गुड वे टू डू दैट, है ना। इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा कि कोई एकेडमिक मेरिट नहीं है इन थ्रस्टिंग द 3rd लैंग्वेज इन अ चाइल्ड, पर्टिकुलरली एट द प्राइमरी लेवल, है ना। एंड अगर हम इसी तरीके से रिजिड रहेंगे तो बच्चे जो है वो नेशनली compete नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको बेसिकली ये फोकस करना चाहिए कि जो भी वो सीख रहे हैं एटलीस्ट ऐसी लैंग्वेजेस
सीखे जो उनको जॉब प्रोवाइड कर सके, जो उनको एक इंटरनेशनली नेशनली रिलेवेंट बनाए रखे, है ना, लोगों को। तो दैट इज व्हाट शुड बी द अप्रोच। आई होप यू गॉट क्लैरिटी इन दिस आर्टिकल। दूसरा आर्टिकल है सेंटरिंग केयर इन इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी। बहुत ही प्यारा आर्टिकल लिखा गया है, और ये आर्टिकल लिखा गया है ऑन द केयर इंडस्ट्री, जो अनपेड केयर एंड डोमेस्टिक वर्क है एंड द बर्डन ऑन वुमेन है, उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऑथर ने बताई हैं, कुछ केस स्टडीज भी दी हैं, तो ये आर्टिकल ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले ऑथर ने कहा है कि केयर का जो वर्क है वो ओवरलुक्ड है इस कंट्री में, वो देखा ही नहीं जाता है ना, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल रोल्स ऑफ वुमेन, है ना, एंड उसको ओवरलुक किया जाता है। और इसी कारण से वुमेन जो है अपना इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन नहीं कर पा रही है। दैट इज़ वेरी राइट। ठीक है, विमेन ग्लोबली स्पेंड करती हैं लगभग 18% ऑफ देयर टाइम ऑन द अनपेड केयर एंड डोमेस्टिक वर्क। ठीक है ना, 18% ग्लोबली। एंड जो बर्डन है ग्लोबल साउथ की अगर हम बात करें या इंडियन वुमेन की बात करें, तो वो 40% और बढ़ जाता है। इट इंक्रीजेस 40% मोर, मतलब इंडिया में तो 40-50% हो जाता है। ठीक है ना, इसके अलावा 53% ऑफ इंडियन वुमेन दे रिमेन आउटसाइड द लेबर फोर्स ड्यू टू केयर ड्यूटीज, है ना। तो अगर हम वुमेन की बात करें तो लगभग 53% महिलाएं तो लेबर फोर्स के भी बाहर हैं बिकॉज ऑफ द केयर ड्यूटीज एंड ऑल। ठीक है ना, एंड वुमेन इन लो इनकम फैमिलीज लगभग 17 से 19 घंटे डेली काम करती हैं, विच लीड्स टू टाइम पॉवर्टी एंड अफेक्ट्स देयर ओवरऑल वेलबींग एज वेल। तो ये बहुत बहुत सारे एक ऐसे मतलब फैक्ट्स हैं जो आपको झकझोर के रख देंगे। इसके अलावा ऑथर ने यह भी कहा कि जो क्लाइमेट चेंज है दैट इज ऑल्सो हैज वर्सनिंग बर्डन ऑन द वुमेन के ऊपर ज़्यादा बर्डन पड़ता है। एंड व्हाट वी नीड इज वी नीड इन्वेस्टमेंट इन द केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ द आर्टिकल कम्स की विद द सजेशन क्या करना चाहिए। तो ऑथर ने कहा कि इकोनॉमिक सर्वे भी ये सजेस्ट करता है कि अगर हम पब्लिक इन्वेस्टमेंट कर दें केवल 2% ऑफ जीडीपी का इन द केयर इंडस्ट्री, जो केयर बर्डन को साझा कर सके वुमेन का, सो दिस विल एनहांस अ लॉट ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन। ऑथर ने यहाँ पे 3R फ्रेमवर्क बताया। पहला है रिकॉग्नाइज अनपेड केयर वर्क, यू शुड रिकॉग्नाइज अनपेड केयर वर्क फर्स्ट, है ना। देन सेकंड है रिड्यूस द केयर बर्डन, आप रिड्यूस करो केयर बर्डन, जो केयर बर्डन महिलाओं पे एक्स्ट्रा पड़ रहा है उसको रिड्यूस करो। कैसे रिड्यूस कर सकते हो, तो इन्होंने कहा कि भाई टाइम सेविंग टेक्नोलॉजीज डेवलप करो, बेटर एक्सेस टू अफोर्डेबल चाइल्ड केयर, बेटर एक्सेस टू अफोर्डेबल चाइल्ड केयर ही तो सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग है ना। एल्डर केयर, चाइल्ड केयर एंड सैनिटेशन, 3 चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है स्पेशली फॉर द वुमेन, है ना। वहाँ पे आप थोड़ा साझा कर सकते हो। देन रीडिस्ट्रीब्यूट द केयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आप रीडिस्ट्रीब्यूट करो केयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, हाउस होल्ड से लेकर के स्टेट और सोसाइटी पे भी डालो, है ना। फॉरेन में तो होता भी है, फॉरेन में भी इस तरीके की चीज़ें की जाती हैं। ठीक है ना। तो अब ऑथर ने यहाँ पे जैसे बताया कि क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे ऑथर ने एग्जाम्पल दिया बोगोटा का। बोगोटा केयर ब्लॉक, बोगोटा एक जगह है कोलंबिया में, अगर आपको नहीं पता तो। बोगोटा में क्या किया है, बोगोटा में एक छोटे छोटे वो बना रखे हैं, मतलब केयर ब्लॉक्स बना रखे हैं, जहाँ पर वो मतलब फैमिली की केयर करते हैं, जो एल्डर्स हैं उनको प्रॉपर वो सब प्रोवाइड करते हैं, केयर सर्विसेज, है ना। तो केयर सर्विसेज प्रदान किया जाता है बोगोटा में, है ना। वहीं ऑथर ने कहा कि इस तरीके के मॉडल्स होने भी चाहिए कुछ आपके, जहाँ पे केयर गिविंग सर्विसेज दी जाए, है ना। तो दैट इज व्हाट इज देयर। इसके अलावा वुमेन का रिप्रेजेंटेशन डिसीजन मेकिंग में बढ़ाने की आवश्यकता है, और जितना ज़्यादा वुमेन पार्टिसिपेट करेंगी पॉलिसी डिजाइनिंग में उतना इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। ठीक है ना। एंड नारी शक्ति केवल महज एक जुमला नहीं रहना चाहिए, इट शुड नॉट बी मेयर वर्ड्स, रादर इन प्रैक्टिस यू शुड शो कि हाँ यार नारी शक्ति की बात चल रही है। ठीक है ना। एंड फंड आप प्रोवाइड करो केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को, दैट विल इनहांस द इंक्लूसिव ग्रोथ एंड जेंडर इक्विटी, है ना। अगर आप फंड प्रोवाइड करोगे तभी आपको जेंडर इक्विटी और ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ऑल दीज हैज बीन देयर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये आर्टिकल। बहुत ही प्यारा आर्टिकल था यार, देखो। आगे मूव करते हैं, अगले 1-2 आर्टिकल और हम देखेंगे। यहाँ पे बात चल रही है नॉन बैंक्स कैन ग्रीन स्मॉल बिजनेसेस। ठीक है ना। तो लेट मी सी कि ये है कि नहीं है। ओके, तो वेट,
यस, इसमें एक्चुअली एमएसएमई का जिक्र हुआ था, तो एमएसएमई के रिवाइज्ड नंबर्स मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे क्योंकि ये पूछा गया है ऑलरेडी। तो एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस, तो इस बार का बजट अगर आपने ध्यान दिया हो तो बजट में इस बार डेफिनेशंस चेंज हो गई हैं। तो माइक्रो इंटरप्राइजेस कौन सी इंटरप्राइजेस हैं जिनका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से बढ़ा करके अब 2.5 करोड़ कर दिया गया। तो याद रखिएगा, माइक्रो इंटरप्राइजेस वो इंटरप्राइजेस हैं जिनका इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ तक का है और टर्नओवर 10 करोड़ तक का है। दूसरा, स्मॉल इंटरप्राइजेस वो इंटरप्राइजेस है जिनका इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ तक का है और टर्नओवर 100 करोड़ तक का है। और मीडियम इंटरप्राइजेस वो इंटरप्राइजेस हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट 125 करोड़ तक का है और टर्नओवर 500 करोड़ तक का है। तो प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दिस। एक्चुअली उस आर्टिकल में केवल इतना था कि जो कैपिटल है यानी कि जो फंड है, जो लोन है, वो एमएसएमईज को इजीली अवेलेबल नहीं रहता है, क्रेडिट इजीली अवेलेबल नहीं होता, जबकि एमएसएमईज जो है वो बैकबोन है कंट्री की, इतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं कि आप क्या बताएं, लेकिन उनको ही फंड नहीं देते। तो यहाँ पे ऑथर ने सजेशन दिया था कि एनबीएफसीज जो है उनको देना चाहिए, कुछ इक्विटी क्रेडिट देनी चाहिए। तो दैट इज व्हाट वाज मेंशन्ड इन द आर्टिकल, ठीक है ना। इसके अलावा दूसरा जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल देखो, लिखा है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स अर्जेंटली नीड टू गेट देयर एक्ट्स टुगेदर। अभी एक्चुअली बहुत सारे वो चल रहे हैं ना इम्बेजलमेंट के, और बहुत सारे स्कैम्स चल रहे हैं। अभी एक न्यूज़ में था, कौन सा था वो कोऑपरेटिव बैंक, एनआई मुंबई बेस्ड था ना, ये लिखा है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, देखो लिखा भी है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। इसमें भी बहुत बड़ा स्कैम अभी हुआ था, है ना, 100 करोड़ के आसपास का, 122 करोड़ का स्कैम हुआ है। तो यहाँ पे इसीलिए लिखा गया है अर्बन कोऑपरेटिव्स नीड टू गेट देयर एक्ट्स राइट। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कोऑपरेटिव बैंकिंग किस तरीके से डिवाइड होती है। कोऑपरेटिव बैंकिंग दो रहते हैं मेन, एक अर्बन कोऑपरेटिव, दूसरा रूरल कोऑपरेटिव। अर्बन कोऑपरेटिव में फिर दो हैं शेड्यूल्ड बैंक्स एंड नॉन शेड्यूल्ड। शेड्यूल्ड में फिर दो हैं सिंगल स्टेट एंड मल्टी स्टेट, और इनका रेगुलेशन जो होता है वो डुअल रेगुलेशन रहता है। इनके ऊपर आरबीआई का भी रहता है और रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव्स मैनेजमेंट का भी रहता है, ठीक है ना। देन रूरल कोऑपरेटिव की बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में विलेज लेवल पे पीएसीएस यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज रहती हैं, विच इज आउटसाइड द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। याद रखिएगा, पीएसीएस को आरबीआई नहीं मॉनिटर करता है, या दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रूरल कोऑपरेटिव शॉर्ट टर्म में प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज, दे आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसमें सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। तो याद रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, लिखा है जरूर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, बट कंफ्यूज मत हो जाना। यूपीएससी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक किस लेवल पे काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्वेश्चन पूछेगा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक किसका पार्ट है, अर्बन कोऑपरेटिव का, रूरल कोऑपरेटिव का। याद रखिएगा, रूरल कोऑपरेटिव में शॉर्ट टर्म का है, ठीक है ना। एंड स्टेट लेवल पे फिर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, ठीक है ना। इनके ऊपर भी डुअल रेगुलेशन होता है, आरबीआई जिसमें कि जो कि वो डेलीगेट कर देता है नाबार्ड को, और रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव्स, ठीक है ना। एंड लॉन्ग टर्म के जो प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट है, दे आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन। तो ये बहुत अच्छा चार्ट है, ये आप याद रखेगा। आई होप कुछ हेल्प आपको मिल गई होगी, क्योंकि ये कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर समझना सबसे कठिन, सबसे टेढ़ी खीर लगती है मुझे। So that is it for the day. I hope you liked the video. Please do like, share, subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.